नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में, जहां आप पाएंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तम सामग्री और फ्री क्लासेस। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं मूल्यांकन प्रणालियाँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शिक्षण की सहायक प्रणालियाँ बताई थी आपको, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन प्रणालियाँ। मूल्यांकन प्रणाली में क्या क्या पढ़ना है? मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली से में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ठीक है, चलिए आइए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन प्रणाली, इवोल्यूशन सिस्टम। आज का ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है शिक्षण अभिवृत्ति के इस सीरीज का। इसके बाद हम कौन सी यूनिट कवर करेंगे? यूनिट नंबर 2। उसका नाम आप सभी को पता होगा, क्या नाम है? शोध अभिवृत्ति। ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं कि हम मूल्यांकन प्रणाली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका मतलब बता देता हूँ कि आखिर मूल्यांकन है क्या। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके ज्ञान का, उनके कौशल का और उनके दृष्टिकोणों का और उनकी उपलब्धियों का, उनकी सफलताओं का और साथ ही साथ उनके आचरण और व्यवहार का आकलन करना है। ये आकलन कौन करता है? ये जो असेसमेंट लेने आते हैं या फिर जो टीचर होते हैं, वो समय समय पर उनका आकलन करते रहते हैं किसी टेस्ट या क्विज के माध्यम से। इसी को बोला जाता है मूल्यांकन। ये उनके व्यक्तित्व का एक तरह से परीक्षा बोल सकते हैं, हम परीक्षा लेना होता है। मूल्यांकन प्रणाली शिक्षण प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है, जो कि शिक्षण प्रणाली पर ही पढ़ाया जा रहा है आपको, इसीलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी बच्चे की क्या करना है, एक उसके ज्ञान कौशल का क्या करना है, हमको मूल्यांकन करना है। इसी को मूल्यांकन प्रणाली बोलते हैं। अब ये मूल्यांकन कैसे हो सकता है? ये मूल्यांकन लिखित हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और तार्किक भी हो सकता है। तीनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों की प्रगति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल का मापन किया जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का भी आकलन करता है। जैसा कि मैंने बताया ना कि बच्चों के पूरा आचरण, व्यवहार और उनके कौशल और ज्ञान का क्या करना है, मापन करना है। यही लिखा हुआ है परिभाषा में। इजी परिभाषा है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए मूल्यांकन के तत्व पढ़ लेते हैं। तो लिखा है मूल्यांकन के तत्व। मूल्यांकन एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व सुनिश्चित करते हैं कि मूल्यांकन प्रभावी, निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण हो। नीचे मूल्यांकन का प्रमुख तत्व के विवरण दिया गया है। कोई भी टीचर किसी बच्चे का मूल्यांकन करने वाला है तो उसके पास एक पहले से ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा कि जो सिलेबस है या फिर जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका मूल्यांकन लेगा। पहले से उसको क्लियर होना चाहिए कि बच्चों को पता हो कि आज उनका जो भी असेसमेंट होने वाला है वो कौन सा है, संस्कृत का है, हिंदी का है, साइंस का है या फिर फिजिक्स का है या फिर गणित का है, किसका है, ये पता होना चाहिए बच्चों को। और ये होना कैसे चाहिए? प्रभावी, इफ़ेक्टिव, निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, ये लास्ट में इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालना चाहिए। बच्चों को पता चलना चाहिए कि वो बच्चों के जो भी कंडीशन है वो कैसी है, वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है, किस कंडीशन में आते हैं अभी। चले आइए तो इसका हम क्या पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य लिखा है। पहला ऑब्जेक्टिव है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है यह निर्धारित करता है कि मूल्यांकन किसके लिए किया जा रहा है, जैसे ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या फिर व्यवहार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप उनका मूल्यांकन कैसे करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट करने वाले हैं और किस मानसिक स्थिति का करने वाले हैं, ये उनको पता होना चाहिए, तब वो बच्चा प्रिपेयर होकर के आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
तो उदाहरण में लिखा हुआ है, पहला छात्रों की समझ को परखना, ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता का विश्लेषण करना, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जिस प्रक्रिया के यूज़ करके 3 महीने तक बच्चों को पढ़ाया गया है, उससे बच्चों के ज्ञान और कौशल में कुछ विकास हुआ है? क्या संरचनात्मक या फिर रचनात्मक वृद्धि उनकी मानसिक स्थिति में या फिर किसी भी प्रकार से उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? ये होता है शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता का विश्लेषण करना, ठीक है। ये हर स्कूलों में, हर कॉलेजों में अपनाया जाता है। अपने शिक्षण प्रक्रिया को परिवर्तित करते रहते हैं, समय समय पर देखते रहते हैं कि बच्चों को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बेहतर से बेहतर समझाया जा सकता है, फिर उसी प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मानदंड, क्राइटेरिया। आखिर कौन कौन से क्राइटेरिया में मूल्यांकन किया जा सकता है? पहला लिखा हुआ है मूल्यांकन के लिए पूर्व निर्धारित मानक या पैमाने। दूसरा है यह निर्धारित करता है कि छात्रों के प्रदर्शन को कैसे मापा जाएगा। उदाहरण के लिए पास प्रतिशत, उत्कृष्टता के मानदंड। तो पास प्रतिशत तो आप सबको पता ही है कितना दिया जाता है, 33%। अब दूसरा लिखा है उत्कृष्टता के मानदंड, तो इसके लिए क्या डिसाइड किया जाता है? रैंकिंग रख दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब कि उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा। तो चलिए अब विधियाँ पढ़ लेते हैं हम। मेथड कौन कौन से मेथड हैं? तो प्रमुख रूप से मेथड 3 ही होती हैं, एक लिखित, मौखिक और तीसरा व्यवहारिक, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक और पद्धतियाँ। दूसरा है मूल्यांकन के प्रकार के अनुसार विधियाँ बदल सकती हैं। तो बिल्कुल मैंने बताया ना कि 3 महीने का हम प्रैक्टिस करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाते हैं, देखते हैं बच्चों में क्या सुधार हुआ है, और उस सुधार का मूल्यांकन करने के लिए हम त्रैमासिक परीक्षा स्कूलों में और कॉलेजों में सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं वो चलाए जाते हैं, और इनके आधार पर विधियों को परखा जाता है, देखा जाता है कि कितना कारगर है, और उसके अनुसार फिर विधियों का बदलाव किया जाता है। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? टूल्स मतलब कि वो सारे उपकरण जो कि मूल्यांकन के लिए उपयोगी होंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है? मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और संसाधन। उदाहरण के लिए प्रश्न पत्र है ना, क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाएगा, चेकलिस्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या लिखा है। चेकलिस्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इसका मतलब है, तो चेकलिस्ट जो होती है वो एक तरीके का फॉर्मेट होता है जो पहले से डिसाइड होता है कि बच्चे का जो भी मूल्यांकन करवाया जा रहा है, तो सीरियल वाइज उसका एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग मूल्यांकन करके उसका नंबर अलग अलग रखा जाएगा, और फिर लास्ट में अन्य बच्चों की तुलना में से उसको क्या किया जाएगा, दोनों की मार्कशीट को तुलना कराया जाएगा। जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसके अनुसार बच्चों को उत्कृष्टता के मानदंड पर बैठाया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, तो आप सबको ये पता ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रक्रिया में क्या है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, लिखा हुआ है प्रक्रिया, प्रोसेस, मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया। इसमें योजना, निष्पादन और परिणामों का विश्लेषण शामिल होता है। तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है कि परीक्षा कब से होने वाली है। परीक्षा होने से डेट घोषित होने के बाद बच्चों को सलेबस दिया जाता है, सलेबस के अनुसार उनके पेपर सेट किए जाते हैं। एग्ज़ाम वाले दिन बच्चों को उसी एग्ज़ाम का पेपर दिया जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों की कॉपी इकट्ठा की जाती है और उसको चेक की जाती है, और फिर चेक लिस्ट में उनके नंबर दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद लास्ट में बच्चों की तुलना की जाती है, कौन सा बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में है। फिर उसके बाद एंड में परिणामों की घोषणा होती है ना, डेट दिन निर्धारित होती है कि इस दिन डेट रिजल्ट आने वाला है, ऐसा करके। तो ये पूरी एक योजनाबद्ध होता है, ठीक है, और इसी योजना के अनुसार ही पूरा निष्पादन होता रहता है, पूरे तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, छात्रों को प्रश्न पत्र देना, उत्तर की जांच करना और परिणामों की घोषणा करना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्या है? मापन, मेजरमेंट। छात्रों का प्रदर्शन को संख्यात्मक या गुणात्मक रूप से मापना मूल्यांकन का आधार बनता है। अब मेजरमेंट में जो कॉपियाँ होती हैं बच्चों की, उनको ऐसे
उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है जिनसे गलतियों की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, वो चेक करेंगे। तो उनके द्वारा जो मापने की प्रणाली होगी वो काफ़ी उत्कृष्ट होती है, गुणात्मक होती है। और फिर वो क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और फिर बच्चों का रिजल्ट फाइनली घोषित करते हैं कि कौन सा बच्चा कितना अंक प्राप्त किया है, कौन से ग्रेड में आता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, उदाहरण में दिया हुआ है परीक्षा में क्या करना, अंक प्राप्त करना और उनको मिलने वाले ग्रेड। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, विश्लेषण। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये रहा। तो नेक्स्ट है हमारा विश्लेषण और व्याख्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। मतलब कि परीक्षा का परिणाम आ चुका है, अब बच्चों को उनके रिजल्ट बताने की बारी है। उन बच्चों को उनकी कमजोरियों से उनको रूबरू कराने की बारी होती है। ये भी मूल्यांकन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये योजना के चरणबद्ध में इसका जो क्रम होता है वो अंतिम से थोड़ा सा पहले आता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बच्चों की कमजोरियों और उनकी ताकतों को बच्चों को बताएंगे कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो सब्जेक्ट में कहाँ पर है और कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं। ये इन चीज़ों से बच्चों को रूबरू करवाया जाता है। और इसके साथ ही साथ सिलेबस में कौन सा पॉइंट वो छोड़ रहे हैं बच्चे, कौन सा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो रहा है, कौन सा प्लस पॉइंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। तो इसको समझने के लिए इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं, वही काफ़ी। क्या लिखा है, आपको गणित के कौशल में सुधार की आवश्यकता है। अब बच्चों को रिजल्ट देखने के बाद हमको उनको फीडबैक देना है कि पूरा रिजल्ट जो देख करके मैथ के उनकी कॉपी देख करके उनको क्या पता चला है कि उसमें कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी सारी सब्जेक्ट्स उसकी बढ़िया हैं, केवल मैथ में क्या करना है, उसको अपने स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे करना है और कौन से फॉर्मूले लगाने हैं उसको ये बताना है। ठीक है, तो फीडबैक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्या लिखा है, छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में जो है सुधार और प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा है, सुधारात्मक कार्यवाही, रेमेडियल एक्शंस। अब ये मूल्यांकन की ही प्रणाली है। ऐसा लग रहा है जैसे मूल्यांकन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मूल्यांकन चल रहा है। मूल्यांकन की प्रणाली है। अब हमको क्या करना है, एक्शन लेना है। जहाँ पर बच्चा वीक है, जिस सब्जेक्ट में वीक है, उस पर उसको कौन से मेथड से पढ़ाना है, कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं कि बच्चा उस अपने गैप को कवर करे। ठीक है, तो चलिए लिखा क्या हुआ है, मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर छात्रों की कमियों को सुधारने के उपाय, अतिरिक्त कक्षाएं और अध्ययन सामग्री। मतलब कि एक्स्ट्रा उनको क्या स्टडी मटेरियल देना है ना, अतिरिक्त सामग्री। और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है बच्चों की, ताकि क्या करे, बच्चा का जो सिलेबस जहाँ पर वीक है उसको अलग से टाइम दिया जाए किसी भी शिक्षक के द्वारा। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा हुआ है विश्वसनीयता और वैधता, रियलेबिलिटी और वैलिडिटी। इसमें क्या पढ़ना है हमको, मूल्यांकन प्रणाली का निष्पक्ष और सटीक होना आवश्यक है। विश्वसनीयता का अर्थ है मूल्यांकन के परिणाम दोहराए जाने पर समान रहें। देखना, ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, मूल्यांकन के परिणाम दोहराए जाने पर समान रहें, ये होता है विश्वसनीयता। और दूसरा लिखा है वैधता का अर्थ है कि मूल्यांकन सही चीज़ को माप रहा है कि। इसको समझ जाएंगे आप बहुत ही आसान तरीके से, मैं समझाता हूँ एक उदाहरण दे करके। क्या है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का 100 में से 95 नंबर आ गया। जब 95 नंबर आ गया तो अदर बच्चे क्या बोलेंगे कि इसका इतना ज़्यादा कैसे आ गया। यदि बच्चों को विश्वास नहीं होगा तो ये जो विश्वास है उस टीचर के ऊपर, ये पहले से ही बच्चों का होना चाहिए, तभी जा कर के बच्चे उस टीचर्स के द्वारा किए गए मूल्यांकन पर शक नहीं करेंगे। तो ये होता है विश्वसनीयता, कि अगर उनके अलावा कोई और टीचर, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि परिणाम दोहराए जाने पर, वो परिणाम कौन दोहराए, किसी और टीचर के द्वारा जब उस बच्चे का मूल्यांकन किया जाए तब भी 95 नंबर ही उस बच्चे के आने चाहिए। ठीक है, ये होता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। दूसरा है वैधता का अर्थ है मूल्यांकन सही चीज़ को माप रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैलिडिटी उसको दी जा रही है मूल्यांकन को, इसका मतलब कि जो बच्चा मैथ में वीक है तो एक्चुअल में उसका मैथ का ही मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि पता चले कि वहाँ पर उसका इंग्लिश का मूल्यांकन हो जाएगा। मतलब कि
जिस सब्जेक्ट का मूल्यांकन करना था, जिसमें बच्चा कमज़ोर था, उसका ना करके किसी और का करने लगे, तो ये है वैलिडिटी। उसको क्या करना है, सही मूल्यांकन, सही चीज़ का मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिखा है प्रश्न पत्र का विषय के अनुरूप होना। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि यदि उसका मैथ का है तो मैथ का ही पेपर लें, पता चले मैथ का पेपर बता करके इंग्लिश का पेपर थमा दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार। तो पहला प्रकार कौन सा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, लक्ष्य आधारित मूल्यांकन। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन, पहले से ही उद्देश्य क्लियर होना चाहिए मूल्यांकन का। ऐसा ना हो कि मूल्यांकन या फिर परीक्षा होने के बाद हमारा जो मानदंड है वो बदल जाए। मानदंड बदलने से ये अभिप्राय है कि मान लीजिए बच्चों को ये बताया गया कि 33% में पास हो गए थर्ड डिवीज़न से, 50% में सेकंड डिवीज़न और फिर 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीज़न। तो ये मानदंड बाद में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके अंकों के अनुसार जो पहले से पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य रखे गए हैं उसी के अनुसार ही क्या करना है, लक्ष्यों उनके मूल्यांकन प्रक्रिया को करनी है। तो इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के माध्यम से प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। जो परीक्षा में अंक प्राप्त किया है बच्चे ने, फिलहाल की जो अभी परीक्षा हुई है उस पर, उसी के बेस पर आगे उसकी मूल्यांकन को करते रहना है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मानक आधारित मूल्यांकन, नॉन रिफरेंस्ड इवोल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो बच्चों की रैंकिंग निकाली जाएगी वो उनके सहपाठियों की, क्लासमेट्स के प्रदर्शन के, परफॉर्मेंस के अनुसार ही निकाली जाएगी। मतलब दोनों की तुलना की जाएगी, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, उसी के अनुसार क्या निकाली जाएगी बाद में, मेरिट लिस्ट और फिर रैंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मानदंड आधारित मूल्यांकन। ये सेम टू सेम उससे ऊपर वाले से मिलता हुआ है, जो मैंने अभी बताया ना, लक्ष्य आधारित, इसी से। इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम पास प्रतिशत, पहले से क्लियर होना चाहिए कितने % में बच्चा पास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पे, रूपात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तो रूपात्मक को हम रचनात्मक ही बोल सकते हैं। हमको इमीडिएटली चेंजेस करने होते हैं इसमें। कैसे करते हैं चेंज, मान लीजिए किसी भी क्लास में कोई क्लास चल रही है तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, किसी एक बच्चे को खड़ा करके उससे क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट सामने ही प्रत्यक्ष रूप से टीचर्स बच्चों से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने लगेगा। दूसरा, मान लीजिए बच्चों को ग्रुप डिस्कशन रखा दिया किसी भी ऐसे रेंडमली किसी भी दिन को, और बच्चों को बताया नहीं गया है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन टेस्ट और सरप्राइज टेस्ट भी बोलते हैं। और किसी भी प्रकार का असाइनमेंट दे दिया गया उनको, लंच के समय उनको किसी भी प्रकार का असाइनमेंट दे दिया गया कि उनका मूल्यांकन करना है। तो ऐसे क्या हो जाता है कि उसी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों का मूल्यांकन भी हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लिखा है ना, कक्षा में प्रश्नोत्तर, समूह चर्चा और असाइनमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट कौन सा है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मूल्यांकन, अब संज्ञानात्मक मूल्यांकन तो मैंने इसको पहले ही बताया हुआ है। या तो वार्षिक परीक्षाएं ले लीजिए या फिर सेमेस्टर एग्जाम जैसे कॉलेजों में होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम, मतलब कि जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं और इसके साथ साथ त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये भी इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, और सेमेस्टर एग्ज़ाम कॉलेजों में, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, संज्ञानात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है ना हमारे क्वेश्चंस में कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो स्कूल्स में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो मूल्यांकन की कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं या मूल्यांकन के कौन से प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन होगा संज्ञानात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवोल्यूशन, अंततः, है ना, जो रिजल्ट निकल के आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, स्वयं। तो स्वयं मूल्यांकन को बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब लोग हम अपने लिए करते हैं, जो हम अपने घर में अपने से टेस्ट लेते हैं, बस वही है, सेल्फ इवोल्यूशन। इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आत्मविश्लेषण और आत्मसुधार। एग्ज़ाम में यदि पूछा जाएगा कि आत्मसुधार और आत्मविश्लेषण कौन से मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा स्वयं मूल्यांकन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे करवाया जाता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ये छात्रों की बहुमुखी और रचनात्मक
पहलू को कवर करता है। इसमें बच्चों की जो बौद्धिक, शारीरिक और भावात्मक, ये तीनों तरीके से उसका मापन करना होता है और ये निरंतर चलता रहता है। लिखा हुआ है ना सतत, सतत का मतलब होता है निरंतर, निरंतर चलता रहता है। इस तरीके की जो इवोल्यूशन है टीयर 1 2 3, PT 1 2 3, ये जो होती है ये अक्सर CBSE वाले एग्ज़ाम्स में होती रहती हैं। बट हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्लास टेस्ट इसके लिए करवाए जाते हैं। ठीक है, तो CBSE वालों में तो PT 1 PT 2 होते रहते हैं, लेकिन हमारे क्लास टेस्ट और या फिर जो हमारा क्या मंथली टेस्ट होता है इनके द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट लिखा हो गया है डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ। डायग्नोस्टिक में साथियों अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इसके पहले हमने जितने भी मूल्यांकन की प्रणाली पढ़ी है उसमें बच्चों की प्रमुख रूप से शिक्षण व्यवस्था को देखा जा रहा था। अब डायग्नोस्टिक में हम बच्चा क्या देखेंगे कि शिक्षण के साथ साथ वो बच्चों की और क्या क्या कमजोरियां हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के कारण, घरेलू समस्याओं के कारण बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसको हम रखेंगे डायग्नोस्टिक के अंतर्गत। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है पढ़ाई में किसी विशेष विषय या फिर कौशल में समस्या का निदान करना। उनकी समस्या देखनी है और उस समस्या का निदान, निपटारा भी हमको करना है। ये डायग्नोस्टिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया है, पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें जो कमियां हैं उसको हम डायग्नोस्टिक के अंतर्गत रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रगति आधारित मूल्यांकन। प्रगति आधारित मूल्यांकन। अब प्रगति आधारित मूल्यांकन में हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हमको देनी होती है। मान लीजिए कोई छात्र है और उस छात्र का समय समय पर हमको क्या करते रहना है, मापन करते रहना है। उसकी प्रगति रिपोर्ट को समय समय पर देखते रहना है कि उस पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, बच्चा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, क्लास में रैंकिंग उसकी बढ़ रही है कि रैंकिंग घट रही है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा है ना, छात्रों की सतत प्रगति पर ध्यान देते रहना है, मतलब कि निरंतर लगातार देते रहना है, डेली के डेली उससे हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट की देखते हैं क्या लिखा हुआ है साथियों, ऑनलाइन और डिजिटल मूल्यांकन। इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ICT जो मैंने कल बताया था आपको, है ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है, ऑनलाइन टेस्ट, क्विज़ और असाइनमेंट। और ये जो होती है ये मूल्यांकन प्रक्रिया वो किसका हिस्सा होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा ही है। ठीक है, जो हम कल पढ़े थे अभी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और आगे का सिलेबस हम इसका कल कवर करेंगे। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आज शाम तक में ही कवर करके और वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। और ज़रूर आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स कंपलसरी है, आपकी नोट्स आपके काम आएगी, दूसरे की नोट्स आपके काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। अभी तक के लिए जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी क्वेश्चंस हों आपके वो कमेंट में रखिएगा, और मुझे ये भी बताते रहिए कि मैं और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँ। मैं अपना ये कोर्स कंप्लीट करवाता रहूँगा और साथ ही साथ और वीडियो मुझे डालने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलिए गुड डे।